नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और हम लोग आज काव्य शास्त्र के अगली कड़ी में काव्य हेतु को देखने वाले हैं। हम लोग काव्य के लक्षण देख चुके थे। आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखे होंगे। आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए हिंदी से संबंधित। तो आज हम लोग काव्य हेतु को देखने वाले हैं। तो काव्य हेतु, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य का उत्पत्ति का कारण। मतलब जो काव्य की उत्पत्ति का जो भी कारण होता है वही क्या कहलाता है, हेतु कहलाता है। ठीक है। तो काव्य की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, काव्य उत्पत्ति के लिए कौन से कारण का होना आवश्यक है, ये सब हम लोग देखेंगे। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण क्या कहलाते हैं, काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। कवि शिक्षा के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा जाता है। मतलब अगर कवि शिक्षा के अंतर्गत हम लोग देखें तो कवि में जो काव्य निर्माण की जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, वही क्या कहलाता है, काव्य हेतु। ठीक। तो संस्कृत काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु देखेंगे आज हम लोग। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य के निमित्त कारण मतलब काव्य के जो भी कारण उत्पन्न करने की, काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। जो व्यक्ति अपने अनुकृतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण जन से भिन्न होती है। तो सही बात है, अगर कोई कवि है तो वो क्या करता है, अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर, विलक्षण ढंग से और व्यंजनात्मक तरीके से पेश करता है। ठीक है। और वो क्या होता है, वो जन साधारण से भिन्न होती है उसकी अभिव्यक्ति। तो यही क्या कहलाएगा, एक काव्य का हेतु कहलाएगा। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है। मतलब प्रतिभा को सर्वप्रमुख माना गया है काव्य हेतु, मतलब काव्य के कारणों में, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि जिसमें या जिस व्यक्ति में प्रतिभा नहीं होगी वह काव्य रचना नहीं कर सकता। तो संस्कृत के विभिन्न विद्वानों के मत है हम लोग एक एक करके स्पष्ट करेंगे। काव्य हेतु के विभिन्न मत। अग्निपुराण, अग्निपुराण में सर्वप्रथम प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको किसको, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। याद रखिए किसमें दिया गया है, अग्निपुराण में। तो नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति स्तत्र सुदुर्लभा। मतलब आजकल ये कहीं से भी कोई भी पंक्तियाँ उठा के दे रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। नरत्वम दुर्लभम लोके आगे मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि अग्निपुराण से है। अर्थात लोक में नर तत्व दुर्लभ है, उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है। मतलब नर तत्व कहने का मतलब है कि जो एक इंसान में सही गुण होना चाहिए वो दुर्लभ है। ठीक। और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है, और उसमें भी विद्यावान मनुष्य होना क्या है, दुर्लभ है। कवित्व तो परम दुर्लभ है, और कविता करने की शक्ति यानी कि प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। मतलब आज के डेट में क्या हो गया है, कवित्व परम मतलब कवित्व के गुण दुर्लभ है, और कविता करने की शक्ति जो प्रतिभा होती है वो भी दुर्लभ है। ये किसमें कहा गया है, अग्निपुराण में। आगे है भामह। भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, आप लोगों को पता ही है उनका ग्रंथ काव्यालंकार में भामह ने क्या स्वीकार किया है, हेतु के बारे में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है। मतलब अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए तो जो जड़ बुद्धि है वो भी अभ्यास से क्या कर लेगा, शास्त्र अध्ययन कर लेगा अच्छे से, है ना, होशियार बन जाएगा।
कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। तो वैसे ही एक अच्छा गुरु मिल जाए तो जड़ बुद्धि भी क्या हो जाएगा, शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है। किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। मतलब भामा यहाँ साफ साफ यह स्पष्ट करते हैं, भले ही अच्छे गुरु के मिलने से जो शिष्य है, जो जड़ बुद्धि है, वो शास्त्र अध्ययन करने में तो समर्थ हो सकता है, लेकिन काव्य की रचना नहीं कर सकता। भामा ये कहते हैं कि काव्य रचना करने के लिए प्रतिभाशाली या प्रभावशाली होना जरूरी है। ठीक, तो गुरुदेशाध्य तुम शास्त्र जड़धीमामो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत। इसी को स्पष्ट किए हैं। भामा प्रतिभा को ही श्रेष्ठ मान रहे, मतलब भले ही अच्छा गुरु मिल जाए, जड़ बुद्धि शास्त्र अध्ययन कर ले, लेकिन काव्य की रचना वही कर सकता है जिसमें प्रतिभा हो। ये किसने माना, भामा ने। तो निश्चय ही भामा प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं, किंतु एक अन्य श्लोक में स्वीकार करते हैं। मतलब पहले तो इन्होंने प्रतिभा को अच्छा सा माना, मतलब प्रधान हेतु माना, और क्या कहते हैं, शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का तथा शब्दार्थ ज्ञान करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। इनका मानना है कि मतलब जो शब्द शास्त्र हैं उनको जानने वाले हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उनकी संगति में रह के ही और उनके शब्द और उनके शब्दार्थों का ज्ञान करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब काव्य रचना करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये कौन कहते हैं, भामा। मतलब ये कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे शास्त्रज्ञ हैं उनके आसपास रहना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, उनसे कुछ सीख कर ही क्या करना चाहिए, काव्य रचना करना चाहिए। स्पष्ट है कि भामा प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं। मतलब मुख्य रूप से तो इन्होंने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है, लेकिन ये कहीं न कहीं मतलब प्रतिभा व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान होता है, याद रखिए, बार बार आएगा ये। व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान, ठीक है, और अभ्यास, तीनों को महत्व दिया है भामा ने। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। दंडी। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग मतलब अभ्यास और लोकोत्तर व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। तो ये क्या कहते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्चाभ्योग्यो अस्या कारणम काव्य संपदा। ये बहुत बार पूछा गया है, ये पंक्ति याद रखिए आप लोग। तो नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम आ गया तो आप लोग याद करेंगे दंडी का है, अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ाकर अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य क्या है, जन्मजात प्रतिभा जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि ही की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से ही हो सकती है। मतलब मम्मट कहीं न कहीं ये मानते हैं कि क्या होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, नैसर्गिक प्रतिभा यानी कि जन्मजात प्रतिभा होना ही चाहिए। अगर प्रतिभा नहीं होगा तो उच्च कोटि की रचना नहीं की जा सकती, अर्थात निम्न कोटि की काव्य रचना कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा, लेकिन उच्च कोटि की जो काव्य है उसकी रचना नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। आगे चलेंगे अब वामन की तरफ। आचार्य वामन। वामन ने अपने काव्य ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, साथ साथ आप लोग रचनाओं को भी याद रखते चलिए, में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो वामन ने जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है ये भी क्या मानते हैं, प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं कि जन्म से ही होती है प्रतिभा। ये क्या कहते हैं, कवित्व बीजम प्रतिभानम कविष्य कवित्वस्य बीजम। ठीक है, तो वामन क्या कहते हैं, वामन लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। ठीक, एक अन्य स्थान पर वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को कवित्व का भी स्वीकार करते हैं जो जन्म जन्मांतर के संस्कार से शक्ति रूप में कवि में विद्यमान होती है। अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, अवधान आदि से ही उत्तम काव्य का निर्माण कर सकना
संभव हो पाता है। ये तो जन्म जन्मांतर से जो प्राप्त प्रतिभा को जो शक्ति रूप में कवि में विद्यमान होती है उसको मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या मानते हैं, अभियोग द्वारा, वृद्ध की सेवा द्वारा, अवेक्षण, अवधान आदि से जो उत्पन्न काव्य का निर्माण कर सकना भी क्या होता है, संभव हो पाता है। ये किन्होंने माना, वामन ने। आगे चलेंगे रुद्रट पे। रुद्रट ने भी शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही काव्य हेतु मानते हुए कहा है, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार वस्तु को ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो असार वस्तु है उसको दूर करने, सार जो तत्व है उसको ग्रहण करने, चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों को क्या करते हैं, क्या मानते हैं, ये काव्य के हेतु मानते हैं। एक इसमें कहा इन्होंने काव्य अलंकार में। रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। कई मतलब जो आचार्य हैं उन्होंने प्रतिभा का अर्थ ही होता है शक्ति, तो मुख्य रूप से रुद्रट ने भी प्रतिभा को शक्ति कहा है। रुद्रट ने प्रतिभा मतलब शक्ति के दो प्रकार माने हैं। कौन कौन से माने हैं, मतलब फिर इन्होंने अलग कर दिया है, प्रतिभा के भेद किए हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सहजा और उत्पाध्या किन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, तो रुद्रट ने। आगे चल के हमें और एक और भी आचार्य हैं जिन्होंने सहजा और उत्पाध्या माने हैं। राजशेखर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सहजा मतलब जो कवि में जन्मजात होती है वो सहजा होती है, सहजा प्रतिभा। उत्पाद्य मतलब व्युत्पत्ति से उत्पन्न, मतलब अभ्यास के द्वारा जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो होता है उत्पाद्य। तो आगे, सहजा काव्य निर्माण का मूल कारण है, जबकि उत्पाद्य उसका संस्कारक है। रुद्रट ने व्युत्पत्ति को छंद, कला, व्याकरण आदि का ज्ञान बताया और यह कहा कि सुकवि के निकट रहकर काव्य अभ्यास करने से सुंदर रचना संभव है। मतलब ये रुद्रट तो ये मानते ही हैं कि सहजा और उत्पाद्य को माने ही है ना, तो सहजा को क्या कहते हैं, काव्य निर्माण का मूल कारण मानते हैं, जबकि उत्पाद्य क्या है, उनका संस्कार वश है, ठीक है। मतलब मूल कारण तो क्या, मूल कारण मतलब मुख्य रूप से सहजा को ही ये माने हैं, और उत्पाद्य तो संस्कार वैसे मतलब वो जैसे व्यवहार करेगा आगे चल के वैसे ही होगा। और क्या मानते हैं, रुद्रट ने व्युत्पत्ति को छंद, कला, व्याकरण आदि इत्यादि का ज्ञान बताया है, ठीक है। और क्या माना है, सुकवि के निकट, जो मतलब जो अच्छे कवि हैं उनके निकट रहकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काव्य अभ्यास अच्छे से करके सुंदर रचना कर सकते हैं और सुंदर रचना संभव है, ठीक, ये कहते हैं रुद्रट जी। आगे चलते हैं हम लोग मम्मट पे। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुत भवे। अर्थात क्या कहते हैं, मम्मट काव्य के तीन हेतु हैं, शक्ति, प्रतिभा, लोकशास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास। वे एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं, पहले तो इन्होंने प्रतिभा को माना है, यानी कि जो शक्ति को पहले माना उसी को प्रतिभा कहा, और लोकशास्त्र का अवेक्षण मतलब अध्ययन और अभ्यास, वे एक अन्य जगह पे और क्या कहते हैं, शक्ति कवित्व बीज रूपः, ठीक है, ये हो गया मम्मट जी का। तो ये क्या कहते हैं, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, मतलब शक्ति मतलब जो प्रतिभा है वो जन्मजात है ना, जन्मजात होती है, वो बीज संस्कार का है इसको, ठीक है, मम्मट ने। तो जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है, जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है, ठीक। तो ये पूछा भी जा सकता है कि किन्होंने प्रतिभा को शक्ति माना है, तो मतलब मुख्य रूप से शक्ति का है प्रतिभा को मम्मट ने, याद रखिएगा। आनंदवर्धन जी पे चलेंगे। आनंदवर्धन ने काव्य हेतु में प्रतिभा को ही महत्व दिया। ये इन्होंने क्या कहा, न काव्यार्थ विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः। मतलब इन्होंने प्रतिभा को अन्य हेतुओं से ज़्यादा ही महत्व दिया है, मतलब प्रतिभा को ही महत्व दिया है, कि इन्होंने, आनंदवर्धन ने। अर्थात ये क्या कहते हैं, प्रतिभाहीन कवि उत्तम काव्य रचना नहीं कर सकता, प्रतिभाशाली कवि के पास प्रतिपाद्य विषय का अभाव नहीं रहता। इनका साफ साफ मानना है कि जो प्रतिभा विहीन है, जिसमें प्रतिभा नहीं है, जो ऐसे कवि हैं वो उत्तम काव्य की रचना नहीं कर सकते, और जो प्रतिभाशाली होते हैं उसके पास तो क्या होता है, प्रतिभा का या प्रतिपाद्य विषय का अभाव ही नहीं रहता, ठीक है। आगे चलेंगे केशव मिश्र जी पे।
प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम किसने कहा? केशव मिश्र ने अपने अलंकार शेखर में। रचना को भी याद रखिए भाई। अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति से उसे विभूषित करते हैं। आगे चलेंगे हेमचंद जी पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में लिखा है, क्या लिखा है? प्रतिभा अस्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो कई बार आ चुका है ये लाइन, याद रखिए। अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा न उन्मेषशालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। ये हेमचंद जी का है। न उन्मेषशालिनी आ गया मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि ये हेमचंद्र जी का है। अब राजशेखर जी को हम लोग देखेंगे। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति। अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति जो हैं दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए। इन्होंने मुख्य रूप से प्रतिभा और व्युत्पत्ति को ही माना है, राजशेखर ने अभ्यास को नहीं जोड़ा है, याद रखिएगा आप लोग। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार आ चुका है कि किन्होंने कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा माना है। तो किन्होंने माना है? राजशेखर ने। तो कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कवि से है, और जो भावेत्री प्रतिभा का संबंध सहृदया पाठक या आलोचक से है। ठीक, मतलब जो कवि होता है उनमें क्या होता है? कार्यत्री प्रतिभा और जन्मजात होती है। और भावेत्री किसको कहा? मतलब जिनको जो भावुक होते हैं, मतलब जो सहृदय हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो पाठक होते हैं, है ना, उनको इन्होंने क्या कहा? भावेत्री प्रतिभा के अंतर्गत रखा है। राजशेखर ने फिर से कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा के भेद किए हैं। यहाँ से मतलब राजशेखर से हेतु के बारे में पूछता ही है, तो इसका आप लोग जो प्रकार हैं, जो भेद हैं आगे, जो कार्यत्री भावेत्री, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। कार्यत्री कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा है। ठीक है, तो इसके तीन भेद हैं, सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। सहजा मतलब जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली, मतलब जो पूर्व जन्म का है। ठीक है, और वर्तमान जन्म के संस्कार से उत्पन्न आहार्या होती है। और औपदेशिकी मतलब मंत्र तंत्र इत्यादि साधनों से जो उत्पन्न होता है, ये कहलाता है औपदेशिकी। आगे है भावेत्री प्रतिभा। भावक या उपकार करने वाली प्रतिभा भावेत्री प्रतिभा है। मैंने पहले ही बता चुका है, भावक अर्थात जो पाठक हैं, जो सहृदय है ना। भावक का अर्थ है काव्य का अधिकारी, पाठक अथवा सहृदय। यह प्रतिभा भावक में होती है जिसके द्वारा काव्यानंद प्राप्त करता है। रुद्रट भी यही भेद माने, हम लोगों ने पहले भी देखा है ना। उन्होंने माना है, क्या माना है? सहजा और उत्पाद्या, उन्होंने प्रतिभा के भेद माने थे। ठीक है, इसको तो सहजा मतलब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न, उत्पाद्य मतलब अन्य साधनों से उत्पन्न जो होता है, जैसे कि शास्त्र अध्ययन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सत्संग आदि के द्वारा, ये उत्पाद्य। और सहजा मतलब जो स्वाभाविक उत्पन्न होता है, जो प्रतिभा जन्मजात होती है एक कवि में। आगे चलेंगे पंडित राज जगन्नाथ पे। पंडित राज जगन्नाथ जी, इन्होंने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्होंने प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य हेतु स्वीकार किया है जगन्नाथ जी ने अपने रसगंगाधर में। और क्या कहते हैं? तस्य कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। तस्य कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। उक्त विवेचन के आधार पर, मतलब हम लोग अंतिम में ये देखते हैं कि उक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य के तीन प्रमुख हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो हम लोग अगले वीडियो में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास के स्वरूप पे, जो हिंदी के जो हमारे कवि हैं उन्होंने क्या क्या माना है हेतु को, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कहीं इधर उधर 10 किताब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना अगर कर लेते हैं तो आपका मतलब जो काव्य शास्त्र, जो काव्य हेतु से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है।